वेलकम टू बी टेक्निकल। तो मैं जीएमबी गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था 5 दिसंबर को, ये एग्ज़ाम हुआ था, उनके प्रोविजनल आंसर की का विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहा था। इसमें से दो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 101 टू 200, यानी 100 क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर लिया हूँ। तो आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 200 से लेके 250 तक डिस्कस करूँगा। तो 4 पार्ट में ये वीडियो आएगा। टोटल 200 क्वेश्चंस हैं। तो आज के वीडियो में टोटल 150 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चन को अगले वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 201 क्वेश्चन नंबर 201 कर रहा है कि एक क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवर एट अ प्रपोज्ड ब्रिज साइट टू ए स्केल ऑफ अबाउट, कोई भी ओके, प्रपोज्ड ब्रिज साइट टू ए स्केल इज अबाउट, ये कितने स्केल में होता है हॉरिजेंटली, है ना। अगर हॉरिजेंटली मैं देखूँ तो ये 1/1000 में होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द ब्रिज फॉर शार्प एंट्री के लिए सी डी की वैल्यू, यानी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू ब्रिज साइड पे कितना होता है? तो वो होता है 0.7 के लिए। आपको सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखना है कि शार्प एंट्री के लिए, है ना, शार्प एंट्री के लिए सी डी की वैल्यू कितनी होती है? तो वो 0.7 होता है। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मिनिमम क्लियर विड्थ ऑफ कैरियज वे टू बी अडॉप्टेड फॉर वेहिकुलर ट्रैफिक इन सिंगल लेन ब्रिज। आपको ध्यान ये रखना है, ये ब्रिज के लिए पूछ रहा है ना। ब्रिज के केस में आपको कंडीशन दे रखा है कि सिंगल लेन है ना। ब्रिज के केस में सिंगल लेन के लिए जो कैरियज विड्थ हम लेते हैं उसका मिनिमम क्लियर विड्थ कितना होता है? तो वो होता है 4.25। यू शुड नॉट कंफ्यूज विथ 4.75, ये नहीं होगा। 3.75 भी नहीं होगा। ओके, सो एग्जैक्ट आपको ये कोड से मिलेगा, दैट इज़ 4.25। ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली पूछा जाता है, आप इसको ध्यान में रखिए, है ना। सिंगल लेन के लिए जो कैरियज वे का विड्थ होता है मिनिमम, वो कितना होता है? 4.25 इन केस ऑफ ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 204 इन ब्रिज फिक्स्ड बेयरिंग क्या करता है? देखिए यहाँ फिक्स्ड फिक्स्ड वर्ड से मत जाइए। ये फिक्स्ड बेयरिंग का जो काम होता है वो क्या करता है? दोनों को अलाउ नहीं करता, ये सिर्फ रोटेशन को अलाउ करता है और ट्रांसलेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है ना। सो रिस्ट्रिक्ट ट्रांसलेशन एंड अलाउ रोटेशन। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। रोटेशन का मतलब क्या हुआ? वो घूम सकता है ना। और ट्रांसलेशन का मतलब हुआ कि इस पोजीशन से पोजीशन चेंज नहीं होगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक नहीं आएगा, ये ट्रांसलेट नहीं करेगा, यानी इस डायरेक्शन में इधर उधर नहीं मूव कर पाएगा, ये एक ही एक्सिस पे रोटेट कर सकता है। सो रोटेशन अलाउड है, ट्रांसलेशन अलाउड नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड है। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। now क्वेश्चन नंबर 205 इन ब्रिज इंजीनियरिंग में एलआरबी का क्या फुल फॉर्म है? एलआरबी स्टैंड्स फॉर, एलआरबी का मतलब होता है लेड रबर बेयरिंग, है ना। ये भी बेयरिंग से रिलेटेड है। तो एलआरबी का फुल फॉर्म पूछा है वो, तो लेड रबर बेयरिंग जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एज पर आईआरसी क्लास ए, देखिए आईआरसी क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए है ना, 70R, ये सब डिफरेंट क्लास हैं लोड के लिए। ओके, जिसके लिए हम चेक करते हैं। तो ये आईआरसी कोड में आपको मिल जाएगा, आईआरसी कोड 6 में, ठीक है। आईआरसी 6 में आपको ये लोडिंग के लिए मिल जाएगा कोड में। तो ये पूछ रहा है कि क्लास ए के लिए कितना लोड लेते हैं ना, अगर ट्रैक्ड व्हीकल है। इसमें भी दो चीज़ होता है, एक होता है व्हील्ड व्हीकल, एक होता है ट्रैक्ड व्हीकल। तो ट्रैक्ड व्हीकल के लिए पूछा है कि आईआरसी क्लास ए में लोडिंग जो होता है वो कितना होता है? तो 700 किलोन्यूटन का लोड आता है ट्रैक्ड व्हीकल में, ठीक है। टोटल 700 किलोन्यूटन का लोड आता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये दो पार्ट में आ जाएगा, एक पे 350, दूसरे पे 350, है ना। दो ट्रैक्ड व्हीकल होता है, तो एक व्हीकल पे 350 और दूसरे पे 350 किलोन्यूटन का लोड आएगा। अगर टन में देखें तो 70 टन आता है, 35 इस पे, 35 उस पे। क्वेश्चन नंबर 207 इन ए केबल स्टेड ब्रिज द वर्टिकल लोड्स ऑन द डेक आर कैरिड बाय केबल विच आर इन टेंशन। अब आप जानते हैं कि केबल क्या है? केबल में हमेशा सिर्फ एक्सेल टेंशन लगता है ना, एक्सेल फोर्स लगता है, वो भी टेंसाइल इन नेचर होता है। केबल में सिर्फ एक्सेल फोर्स लगता है, वो भी
टेंसाइल इन नेचर होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 208। क्वेश्चन नंबर 208 क्या कहता है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर यानी सिग्मा की वैल्यू बता रहा है। सिग्मा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही होता है ना सरफेस टेंशन, है ना। तो सरफेस टेंशन जो होता है अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, यानी सरफेस टेंशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट मीन्स 1/T, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखिए इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो ए जो है वो करेक्ट है। बी को देखते हैं, डिक्रीज विथ ना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। अगर डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज नहीं करेगा ना, इन्वर्सली है। डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेगा। ओके, सो इज इंडिपेंडेंट, नहीं इंडिपेंडेंट तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको पता है, इसको न्यू से डिनोट करते हैं। न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो, है ना। और म्यू की जो म्यू को क्या बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी, इसकी होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी पास्कल सेकेंड डिवाइडेड बाय केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ से आप जब इसको भी कन्वर्ट कर देंगे केजी में, तो यू विल गेट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये यूनिट हो जाती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। सो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाए। स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन ऑलवेज कॉन्साइड, है ना, यानी आइडेंटिकल इन केस ऑफ, किस केस में दोनों कॉन्साइड करते हो, जब फ्लो स्टडी रहेगा, है ना। स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन वो कॉन्साइड करेगा जब फ्लो जो होगा वो स्टडी होगा। कैसा होगा, स्टडी फ्लो होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 211, है ना, 211। इन सीरीज पाइप प्रॉब्लम, देखिए पाइप को हम पैरेलल भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये एक पाइप हुआ, ये दूसरा पाइप हुआ, ठीक है। इस तरह से आप पैरेलल भी जोड़ सकते हैं या सीरीज में भी जोड़ सकते हैं। मतलब ये एक पाइप हुआ, ये दूसरी पाइप हुआ, है ना। इस तरह से सीरीज में भी जोड़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि सॉरी, ये पाइप को मैं यहाँ से फिर एक सिंगल पाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी देख लीजिए, मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक। यहाँ से एक पाइप आया, इस तरह से बाइफरकेट हो गया, है ना। तो पैरेलल पाइप में भी आप जोड़ सकते हैं, पाइप को पैरेलल में जोड़ सकते हैं और सीरीज में जोड़ सकते हैं। तो जब आप सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होता है, डिस्चार्ज सेम होता है, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2। और जब आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो डिस्चार्ज क्या होगा, इंडिविजुअल, यानी Q1 प्लस Q2 के बराबर हो जाएगा टोटल डिस्चार्ज। यानी इस केस में HF1 इज इक्वल टू HF2, यानी हेड लॉस सेम होता है जब पैरेलल पाइप रहता है। और इसमें HF इज इक्वल टू HF1 प्लस HF2। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना, जब आप सीरीज में ऐड करेंगे तो डिस्चार्ज सेम होगा, हेड लॉस जो होगा वो समीशन होगा, है ना, समीशन ऑफ ऑल पाइप। जब आप पैरेलल में करेंगे तो डिस्चार्ज जो होगा वो समीशन ऑफ ऑल पाइप होगा, जबकि हेड लॉस जो होगा वो इक्वल होगा। तो इन सीरीज पाइप प्रॉब्लम, तो सीरीज पाइप प्रॉब्लम का रहा है तो क्या होगा, द डिस्चार्ज इज सेम थ्रू ईच पाइप, हर पाइप में डिस्चार्ज होगा वो सेम होगा। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 212, इसमें देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 212 कह रहा है कि ड्रैग फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ, ड्रैग फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ, किसके फंक्शन है। तो ड्रैग फोर्स का आपको मैं फार्मूला बताता हूँ। एफ डी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 रो वी स्क्वायर इंटू एरिया, ये एरिया जो होता है प्रोजेक्टेड एरिया होता है, AP लिख सकते हैं इसको, है ना, मल्टीप्लाइड बाय CD। CD इज द ड्रैग कोफिशिएंट, CD क्या है, ये ड्रैग कोफिशिएंट है, ये प्रोजेक्टेड एरिया है, ये मास डेंसिटी है, ये वेलोसिटी है।
तो 1/2 रो वी स्क्वायर ए पी इंटू सी पी। तो किस पे डिपेंड करता है? मास डेंसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, प्रोजेक्टेड एरिया पे डिपेंड करता है। तो प्रोजेक्टेड एरिया आपका ए करेक्ट है, मास डेंसिटी ये भी करेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ये भी करेक्ट है। तो ए बी डी तीनों करेक्ट है, सो डी ऑफ द ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 213, ए रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन व्हेन हाइड्रोलिक रेडियस। कोई भी रेक्टेंगुलर चैनल है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन में हम क्या करते हैं? पेरीमीटर को मिनिमम करते हैं, है ना, सो दैट डिस्चार्ज यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्चार्ज, है ना, पेरीमीटर को मिनिमम करते हैं। तो पेरीमीटर मिनिमम जब आप करेंगे तो रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है, इसका पेरीमीटर को मिनिमम करेंगे तो कोई भी चीज़ मिनिमम मैक्सिमम का कंडीशन क्या होता है? डेल पेरीमीटर करना तो डेल पी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव उसका इज इक्वल टू जीरो करते हैं। उस वैल्यू पे जो मैक्सिमम उस पर्टिकुलर पे जो वैल्यू पे जो डिस्चार्ज होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, है ना, ये कॉन्सेप्ट है। तो जब आप रेक्टेंगुलर के लिए करेंगे तो यू विल फाइंड दैट द हाइड्रोलिक रेडियस यानी आर इज इक्वल टू वाई बाई टू, आर इज इक्वल टू वाई बाई टू, हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो, है ना। और इस वाई बाई टू पे जो होगा डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू डेप्थ ऑफ फ्लो, नो। इक्वल टू ट्वाइस द डेप्थ ऑफ फ्लो, नो। इक्वल टू हाफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो, सो रेडियस क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द फ्लो, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214, द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज इक्वल टू, हाइड्रोलिक जंप की हाइट क्या होती है? आप हाइड्रोलिक जंप जो फॉर्म होता है जब सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है तो हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होता है, यानी ये रैपिडली वेरिड फ्लो है ना, आरबीएफ में निकल के आता है। तो जब आप वहाँ पे हाइड्रोलिक जंप की क्या कह रहे हैं, हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप, तो उसमें दो डेप्थ फॉर्म करता है, कंजुगेट डेप्थ बोलते हैं इसको, y1 एंड y2। तो दोनों का डिफरेंस आप ले लेंगे, दैट इज द हाइट ऑफ द हाइड्रोलिक जंप, है ना। तो डिफरेंस ऑफ कंजुगेट डेप्थ y1 और y2 ये दो डेप्थ निकल के आता है जब सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में जाता है फ्लो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ कंजुगेट डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 214 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 215, एन इम्पल्स टर्बाइन। अब आपको पता है दो टर्बाइन होता है, एक को कहते हैं इम्पल्स, क्या कहते हैं? इम्पल्स टर्बाइन, एंड अदर इज एन रिएक्शन टर्बाइन। इम्पल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन। इम्पल्स टर्बाइन में क्या होता है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एक्ट करता है, जबकि रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है? एलोंग विथ काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग, है ना, दोनों कंट्रीब्यूट करता है। तो इम्पल्स टर्बाइन में जो भी अवेलेबल एनर्जी होगा दैट इज टोटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो सारे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑल अवेलेबल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इसमें होता है। इसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी दोनों होता है ना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑल द अवेलेबल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 215 का सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 216, slenderness ratio for a tension member in which reversal direct stress occurs due to load other than wind or seismic forces। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, other than विंड और सिज्मिक फोर्सेस को छोड़ के, है ना। तो टेंशन मेंबर में जो रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस होगा किसी भी टेंशन मेंबर का, उसका स्लेंडरनेस रेशियो कितनी होगी? तो वो होती है 180। अगर आप कोड में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, वो कितनी होती है? 180। बियरिंग स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड। बियरिंग स्टिफनर कहाँ प्रोवाइड करते हैं? जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्ट करता है ना। ये भी स्टील डिजाइन से क्वेश्चन है। जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है या सपोर्ट पे या एंड बेयरिंग पे, वहाँ पे आपको क्या देना पड़ता है? बेयरिंग स्टिफनर प्रोवाइड करना पड़ता है। सो एट द एंड ऑफ द प्लेट गर्डर, एंड पे प्रोवाइड करते हैं, और अंडर द कंसंट्रेटेड लोड के नीचे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर ए स्ट्रट शैल बी। स्ट्रट का जो सिलेंडरनेस रेशियो, स्ट्रट मतलब क्या होता है? कंप्रेशन मेंबर। स्ट्रट इज ए कंप्रेशन मेंबर यूज इन द ट्रस, जो ट्रस में यूज होता है, उसकी मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो कितनी होगी? दैट इज 180। आप कोड में इसको देख सकते हो, 180 इज द maximum slenderness ratio for any compression member. इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम फिक्स्ड एट बोथ एंड। क्या कर रहा है? एक कॉलम है, यहाँ भी फिक्स है, टॉप और बॉटम दोनों जगह फिक्स है, बोथ एंड फिक्स है। तो उस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होगा एल इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होता है? L/2, यानी इसके इस तरह से इतना बस डिफ्लेक्शन होता है ना।
इस तरह से होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी दैट इज़ L/2। तो L/2 होता है थ्योरेटिकल, तो रिकमेंडेड अगर लेंगे तो वो 0.65 L हो जाएगा, यानी 0.5 L होता है थ्योरेटिकल, तो 0.65 L क्या हो जाएगा, रिकमेंडेड हो जाएगा। सो ऑप्शन सी जो होगा इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो रिकमेंडेड वैल्यू हम यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल हैव मैक्सिमम सेफ फैक्टर। सेफ फैक्टर किसका मैक्सिमम होता है, रेक्टेंगुलर का होता है 1.5, आई सेक्शन का 1.10 टू 1.18 तक होता है, ठीक है, ये आई सेक्शन का। सर्कुलर का होता है 1.7, ट्रेंगुलर का होता है 2.34। तो मैक्सिमम किसका हुआ, ट्रेंगुलर का। सो डी इज द करेक्ट आंसर। गेंट्री गर्डर आर डिजाइन टू रेसिस्ट। गेंट्री गर्डर क्यों डिजाइन करते हैं, ये सारे चीज रेसिस्ट करता है गेंट्री गर्डर, है ना। हैवी कॉलम के बेस के नीचे दिया जाता है गर्डर, हाँ ब्रिज में यूज होता है, ठीक है, जनरली ये ब्रिज में यूज होता है। और ये सब कुछ रेसिस्ट करता है, मतलब लेटरल को भी रेसिस्ट करेगा, लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल जो भी लोड्स एक्ट कर रहा है उस पर उस सारे को रेसिस्ट करेगा। बहुत ही हैवी होता है गेंट्री गर्डर। तो गेंट्री गर्डर रेसिस्ट ऑल लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल लोड्स। द मेजर रेसिस्टिंग फोर्स इन ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम जो फोर्स रेसिस्ट करता है ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, सेल्फ वेट के कारण, है ना। तो सेल्फ वेट जो होता है वो मेन हो गया इसका। द मेजर रेसिस्टिंग फोर्स इन ग्रेविटी डैम इज सेल्फ वेट ऑफ द डैम। तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 222 का। सेल्फ वेट के कारण ही अपनी स्टेबिलिटी गेन करती है ग्रेविटी डैम, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 223, क्रॉस रेगुलेटर्स इन मेन कैनाल आर प्रोवाइडेड टू। मेन कैनाल में क्रॉस रेगुलेटर क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको जेपीएससी में भी पूछ चुका है ना, 2 बार पूछा है जेपीएससी में। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि क्रॉस रेगुलेटर जो है मेन कैनाल में हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो ये हेड अप वाटर फॉर एडिक्वेट सप्लाई इनटू ऑफ टेकिंग कैनाल। ऑफ टेकिंग कैनाल में एडिक्वेट सप्लाई करने के लिए वाटर को हेडअप करता है, वहाँ पे ऊपर करता है, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 223 का। क्वेश्चन नंबर 224 ये कह रहा है बाय प्रोवाइडिंग सीपेज ड्रेन। सीपेज ड्रेन हम प्रोवाइड करते हैं, द चांसेस ऑफ वाटर लॉग। सीपेज ड्रेन अगर आप प्रोवाइड करेंगे कहीं पे भी तो वाटर लॉग का चांसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीन्स डिक्रीज हो गए। तो वेरी इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 224 का। ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज। जब मिएंडरिंग टाइप का रिवर होता है तभी रिवर ट्रेनिंग वर्क प्रोवाइड किया जाता है ना। जनरली रिक्वायर्ड होता है मिएंडरिंग टाइप। मिएंडरिंग मतलब इस तरह से फॉर्म होता है ना, सिनुसॉइडल कर्व बनाता है वो, ठीक है, यानी एक तरफ से जो सिल्ट है उसको कट करता है, दूसरी तरफ डिपॉजिट करता है ना, इस तरह के मिएंडरिंग पैटर्न, इसको क्या बोलते हैं, मिएंडरिंग पैटर्न, है ना। और इसमें क्रॉस रेगुलेटर का रिवर ट्रेनिंग वर्क की रिक्वायर्ड होती है। दूसरा ए ऑप्शन में दिया है एग्रेडिंग डिग्रेडिंग। एग्रेडिंग मतलब होता है जब नए नए कैनाल या कैनाल फॉर्म होता है, न्यू कैनाल होता है, तो उसमें सिल्टिंग की प्रॉपर्टी सिल्टिंग या स्कोरिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर एग्रेडिंग मतलब हुआ क्या कि सिल्ट एक्यूमुलेट हो रहा है उसके साइड पे, है ना, अप स्ट्रीम साइड में एक्यूमुलेट हो रहा है तो एग्रेडिंग होता है, और डाउन स्ट्रीम साइड में अगर स्कॉइंग होता है तो उसको कहते हैं डिग्रेडिंग टाइप। तो एग्रेडिंग टाइप एंड डिग्रेडिंग टाइप वही होता है। अगर एक्यूमुलेट हो रहा है सिल्ट तो एग्रेडिंग, अगर सॉरी अगर क्या कहते हैं उसको सिल्ट स्कोर हो रहा है तो उसको कहते हैं डिग्रेडिंग टाइप। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 226, ए लैंड इज नोन एज वाटर लॉग। कोई भी लैंड वाटर लॉग्ड होगा। वाटर लॉग्ड कब कहेंगे, जब जो वो ट्री होता है या पौधे होते हैं, है ना, उसके रूट जोन में, है ना, एयर सर्कुलेशन बंद हो जाता है। मतलब जो वाट पोर्स हैं उसके, सॉइल के पोर्स है वो पूरे उसमें वाटर भर जाता है, ब्लॉक हो जाता है, एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, चौक हो जाता है पूरा, तो हम कहते हैं कि वाटर लॉक्ड हो गया। व्हेन पोर्स ऑफ द रूट जोन गेट सेचुरेटेड, यानी वाटर भर जाता है, टू कट ऑफ एयर सर्कुलेशन कट ऑफ हो जाता है। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 226 का। क्वेश्चन नंबर 227, ए कैनाल विच इज अलाइन एट राइट एंगल, ए कैनाल which is aligned at right angles to the contour is called,
ए कैनाल विच इज अलाइन एट राइट एंगल टू द कंटूर, मतलब कंटूर पे राइट एंगल, कंटूर से राइट एंगल, सपोज करो ये है रिज, रिज कैनाल, इस पे कोई भी कंटूर है, ये कंटूर कैनाल है, इस पे जो राइट एंगल जाएगा उसको क्या कहेंगे, साइड स्लोप कैनाल, उसको क्या कहेंगे, साइड स्लोप कैनाल, है ना। दैट इज द राइट एंगल टू द, राइट एंगल टू द कंटूर ऑफ द कैनाल, कंटूर से कैनाल का जो कंटूर होगा उस पर राइट एंगल होता है, साइड स्लोप कैनाल। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिवर इनटेक इज यूजुअली सिचुएटेड ऑन, रिवर इनटेक, इनटेक मतलब क्या होता है, इनटेक जो फर्स्ट स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम में, ठीक है। ओके, सो वाटर सप्लाई सिस्टम में जो पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं वो क्या करता है, हमको एडिक्वेट डेप्थ प्रोवाइड करता है वाटर का, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करता है, अगर बगल में कोई डेब्रिस आ रहा है, कुछ ब्लॉकेज आ रहा है तो उसको हटाता है, दैट इज द इनटेक स्ट्रक्चर। तो इनटेक स्ट्रक्चर हम कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो हम अवॉइड करेंगे कि कर्व साइड नहीं हो, है ना, तो वो स्ट्रेट रीच होना चाहिए, तो स्ट्रेट रीच पे हम इनटेक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। रिवर इनटेक जो डालता है, मतलब रिवर इनटेक मतलब जहाँ से हम वाटर ले एक्सट्रैक्ट करते हैं। जहाँ से हम वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं सोर्स से, जैसे रिवर से करते हैं तो वहाँ पे इनटेक डालते हैं तो वो रिवर इनटेक हो गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, स्ट्रेट रीच होना चाहिए, है ना, यूजुअली सिचुएटेड ऑन स्ट्रेट रीच। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 228 का। क्वेश्चन नंबर 229, ए डबली रीइंफोर्स सेक्शन, डबली रीइंफोर्स सेक्शन स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील इज, कंप्रेशन स्टील जो होता है वो हमेशा मेन रीइंफोर्समेंट से कम होता है। ओके, सो मेन रीइंफोर्समेंट एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं, दैट इज एस टी इक्वल टू क्या होता है 0.87 ऑफ एफ वाई, तो इससे कम होना चाहिए। ओके, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑलवेज लेस देन, नॉर्मली लेस देन 0.87 ऑफ एफ वाई, डब्ल्यू रीइंफोर्स में जो कंप्रेशन स्टील हम प्रोवाइड करते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 229। क्वेश्चन नंबर 230, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट फॉर वर्टिकल स्टिरअप शैल नॉट बी, वर्टिकल स्टिरअप के लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग डालते हैं, ये कोड में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, 0.75D और 300 mm, 0.75D और 300 mm दोनों में से जो लेसर होगा, दोनों में से जो लेसर होगा वो हम प्रोवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लेसर ऑफ 0.75D और 300, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। डी करेक्ट होता अगर ये 300 होता, या 400 है तो ये करेक्ट नहीं है, 300 mm, सिर्फ 300 हम नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम स्पेसिंग होता है कि लेसर ऑफ टू, इन दोनों में से जो कम होगा, है ना, अगर 300 से ज़्यादा तो हम दे ही नहीं सकते हैं, तो बी तो नहीं होगा, ए भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 232, कोफिशिएंट ऑफ पेसिव अर्थ प्रेशर इज इक्वल टू, देखिए एक्टिव अर्थ प्रेशर यानी के ए जो होता है 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाई, और के पी यानी पेसिव अर्थ प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्टिव का, तो 1/k, तो 1 प्लस साइन फाई ऊपर चला जाएगा, सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 232। ना क्वेश्चन नंबर 233 क्या कह रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग के अगेंस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1.55, 1.55 से बड़ा होता है, तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शियर फॉर आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग, आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग, आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग इस तरह से होता है, थोड़ा सा इधर दे दो ऐसा, ठीक है। इसी को आप 3D में भी ऐसे बना सकते हो, फिर उस साइड से, उस साइड से ऐसे, है ना, उधर से आ जाएगा, 3D में भी आप देख सकते हैं उसको। तो इस तरह के जो स्लोप रहता है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड, है ना, आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग। तो इसके लिए क्रिटिकल सेक्शन क्या लेते हैं, क्रिटिकल सेक्शन हमेशा किसके लिए पूछ रहा है, ये वन वे शियर के लिए, ठीक है। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या लेते हैं, एट द फेस ऑफ द कॉलम, यहाँ पे कॉलम रहता है ना, तो फेस से लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे, फेस ऑफ द कॉलम पे लेते हैं, है ना, बेंडिंग मोमेंट हमेशा फेस ऑफ द कॉलम पे लेते हैं यहाँ पे। और शियर फोर्स अगर पूछे, वन वे शियर, टू वे शियर, दो होता है, तो वन वे शियर के लिए क्या आते हैं, एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, है ना, फेस ऑफ द कॉलम से डी डिस्टेंस पे लेते हैं। अगर मैं इसको प्लान में बनाऊँ तो ये इस तरह से बनेगा, यहाँ पे आएगा कॉलम, तो ये हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट के लिए। ओके,
और जब शेयर फोर्स के लिए वन वे शेयर फोर्स लेगा तो वन वे शेयर फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से डी डिस्टेंस पे, तो ये हो जाएगा डी डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम लेते हैं, है ना, ये हो जाएगा ओ एक्स। और जब पंचिंग शेयर पूछेगा यानी टू वे शेयर पूछेगा तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, d/2, तो d/2 चारों तरफ से ले लेते हैं, वो पंचिंग शेयर के लिए हो जाता है। ओके, सो ये पूछा वन वे शेयर के लिए, करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 234 का। क्वेश्चन नंबर 235, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर प्री स्ट्रेस मेंबर, प्री स्ट्रेस मेंबर के लिए कंक्रीट का ग्रेड देखिए, मिनिमम जो होता है वो M30 होता है, ये आपको याद रखना, मिनिमम जो होता है M30 होता है, वो होता है पोस्ट प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन मेंबर के लिए, पोस्ट टेंशन मेंबर के लिए M30 होता है। तो मिनिमम देखिए यहाँ M20 है, ये गलत हो गया, ये M80 है, ये तो है ही नहीं, इधर M100 ये भी नहीं है, तो M30 इसी में है, तो M30 to M60 ये जो होता है आपका प्री स्ट्रेस मेंबर के लिए ग्रेड का रेंज होता है। ठीक है, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट शैल नॉट हैव एन एक्सप्रेशन फॉर मोर देन, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट शैल नॉट हैव एक्सपांसन ऑफ मोर देन, एक्सपांसन 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साउंडनेस टेस्ट जब हम करते हैं तो वहाँ से निकल के आता है, तो ये 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लो हीट सीमेंट में भी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। फॉर आरसीसी वर्क द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज लिमिटेड टू, आरसीसी वर्क के लिए एग्रीगेट की साइज लिमिट किया गया है, देखिए 20 mm तो हम लेते ही हैं, है ना, तो इसका लिमिट किया गया है 20 to 25 mm। अगर आप कोड में जाएंगे तो फिर भी आप इसको ऑब्जेक्शन में रख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम साइज 20 mm तक हम रिकमेंड करते हैं, है ना, और 40 mm जो होता है वो अदर केस में यूज होता है, लेकिन ये बिल्डिंग आरसीसी वर्क के लिए पूछा है तो 20 mm मैक्सिमम होता है, तो आप इसको ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। बस का करेक्ट आंसर जो है वो डी दिया है आयोग ने, डी ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 238 कहता है क्वेश्चन नंबर 238 क्या कर रहा है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट स्टोन्स लाइज बिटवीन, स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टोन लाइज बिटवीन, है ना, मोस्ट ऑफ द स्टोन लाइज बिटवीन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टोन लाइज बिटवीन, तो इसको भी आप ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं, है ना, ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो स्टोन यूज होता है 2.7 के आसपास होता है, जो स्टोन यूज किया जाता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना, एज पर कोड 2.7 से तो कम होगा ही नहीं, तो ए तो नहीं होना चाहिए, आयोग ने इसका आंसर ए दिया है, तो 2.7 के अप्रोक्सीमेट डी ही है, तो इसका मैं डी रिकमेंड करूँगा कि इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। फिर भी आप इसको ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं कि फाइनल आंसर की आने के बाद पता चलेगा। कोड दिया है 2.7 जो होता है वो मिनिमम यूज होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टोन, है ना, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होना चाहिए। द मॉइस्चर कंटेंट रिकमेंडेड फॉर डोर्स, डोर्स के लिए 10 to 12%, ये रिपीटेड बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन कि मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए। वुड का वैसे भी मॉइस्चर कंटेंट 10 से 12% के आसपास रहता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 239। क्वेश्चन नंबर 240, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, फर्स्ट क्लास ब्रिक का क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होता है 10, तो 10.5 यानी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 10 बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट। द मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर, है ना, जो रिटार्डर यूज होता है मोस्ट कॉमनली सीमेंट में रिटार्डर जिप्सम यूज होता है, उसको कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 241। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 242, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विथ, कंक्रीट का स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो नहीं, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, घटाएंगे तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। इंक्रीज इन फाइनेस सीमेंट, यस, फाइनेस ऑफ सीमेंट, जितना सीमेंट जितनी फाइन होगी स्ट्रेंथ उतनी अच्छा होता है ना, जितना फाइन मटेरियल होता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि एडिजिव प्रॉपर्टी बढ़ जाता है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाता है। ओके, सो इंक्रीज इन फाइननेस विल डेफिनेटली इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, सो बी इज द करेक्ट आंसर। सी कह रहा है डिक्रीज इन क्यूरिंग टाइम, नहीं, क्यूरिंग टाइम डिक्रीज करने से स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करेगा, तो ये भी नहीं होगा, और नन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ए क्वीन क्लोजर इज, क्वीन क्लोजर क्या है, तो क्वीन क्लोजर क्या होता है कि ये एक ब्रिक है ना, तो इसको बीच से पूरा विड्थ के लॉन्ग टोटल लेंथ इसका सेम रहेगा, लेंथ में कोई कमी नहीं होगी, विड्थ हाफ हो जाएगा, तो उसको कहते हैं क्वीन क्लोजर। ब्रिक हैविंग सेम लेंथ सेम रहेगा, डेप्थ एज द सेम लेंथ एंड डेप्थ, लेंथ और डेप्थ सेम रहता है एज दैट ऑफ ओरिजिनल ब्रिक, अदर ब्रिक, है ना, ओरिजिनल ब्रिक कह सकते हैं, बट हाफ द ब्रेड्थ,
ब्रेड्थ जो है हाफ हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप कट करते हैं तो उसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। सो सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 244, टर्मिनेशन ऑफ अ वॉल इन स्टेप्ड फैशन। स्टेप्ड फैशन में अगर टर्मिनेशन करते हैं किसी वाल का तो उसको कहते हैं रैकिंग बैक। क्या कहते हैं? रैकिंग बैक। ये आपको याद रखना है। ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ जीपीएससी के, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियोज़ में, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। तो टर्मिनेशन ऑफ वॉल इज स्टेप्ड फैशन। स्टेप्ड फैशन में अगर टर्मिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? रैकिंग बैक। क्वेश्चन नंबर 245, द लोअर एज। देखिए ये क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ, आप इसको वीडियोस में देख सकते हैं, ये भी आ चुका है कि लोअर एज में जैसे रूफ कैसा होता है? इस तरह से रूफ होता है ना? रूफ रूफ मीन्स स्लोप्ड रूफ जो होता है, ठीक है, इस तरह से स्लोप्ड रूफ होता है। जो टॉप मेंबर रहते हैं उसको रीज बोलते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, इस तरह से, इस तरह से। ओके, तो ये जो कनेक्टिंग होगा ऐसे पूरा जाएगा, फिर वो उधर से बैक साइड से इस टाइप से आएगा, राइट। तो ये जो मेंबर उसको कहते हैं रीज, है ना, टॉप मेंबर को। और लोअर में जो होता है सेम चीज़ उसको क्या कहते हैं? ईव्स। उसको क्या कहते हैं? ईव्स। तो द लोअर एज ऑफ द पिच्ड रूफ फ्रॉम वेयर द रेन वाटर ऑफ द रूफ सरफेस ड्रॉप्स डाउन। जो ड्रॉप करता है तो उसको क्या कहते हैं? ईव्स। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, डी। ट्रेंगुलर पोर्शन जो ये बन रहा है उसको कहते हैं गेबल। गेबल क्या होता है? जो ट्रेंगुलर पोर्शन बनता है, ठीक है। रीज आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 246, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप। मिनिमम होता है 3 और मैक्सिमम होता है 12, ठीक है। तो ये मिनिमम है, 3 इज़ द मिनिमम, और 12 जो होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप होता है एक फ्लाइट में, है ना। एक फ्लाइट मतलब जब आप लैंडिंग से पहले, मतलब इस तरह से अगर आप डॉग लेग स्टेयर डाल रहे हैं, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लैंडिंग है तो एक फ्लाइट में, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा, मिनिमम आप 3 नंबर ऑफ स्टेप डाल सकते हैं और मैक्सिमम 12। तो ये मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा? बी, 12। 12 इज द करेक्ट आंसर। डॉगलेग स्टेयर आर। डॉगलेग स्टेयर क्या होता है? हाफ टर्न। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, 180 डिग्री में रिटर्न हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं हाफ टर्न। क्या कहते हैं? हाफ टर्न स्टेयर। डॉगलेग स्टेयर इज द हाफ टर्न। ये है डॉगलेग, है ना। डॉगलेग स्टेयर इज द हाफ टर्न स्टेयर। ओके, द टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 248, द टाइप ऑफ विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग साइड ऑफ द पिच्ड रूफ। पिच्ड रूफ के देखिए स्लोपिंग साइड में जो प्रोवाइड करते हैं, जब कभी भी, एक होता है फ्लैट रूफ, एक होता है पिच रूफ। तो इस तरह से पिच रूफ है तो स्लोपिंग साइड में जो विंडो प्रोवाइड करते हैं स्लोपिंग साइड में, उसको कहते हैं डॉर्मर विंडो। क्या बोलते हैं? डॉर्मर विंडो। तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। स्लोपिंग साइड ऑफ पिच रूफ जो विंडो प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डॉर्मर विंडो। क्वेश्चन नंबर 249, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर करेक्ट है? तो देखिए, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ वेट सॉइल। नहीं, ड्राई सॉइल का यूनिट वेट वेट सॉइल से कम होता है। जैसे वेट करे सेचुरेट हो जाएगा उसका वेट बढ़ जाएगा। सबमर्ज होने पे घट जाता है लेकिन सेचुरेट होने पे बढ़ जाता है। तो ड्राई, ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। ड्राई सॉइल से तो ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। ये क्या कर रहा है? यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर। नो, ड्राई सॉइल इज लेस, not greater. For dry soil, dry unit weight is less than the total unit weight. For dry soil, dry unit weight is less than total unit weight. ये भी गलत है, कम नहीं होता है। ड्राई गैमा डी जो होगा वो ग्रेटर होता है गैमा बल्क, है ना। ड्राई सॉइल के लिए गैमा डी इज ग्रेटर देन गैमा बल्क। टोटल यूनिट वेट से ज़्यादा होता है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंक्रीजेज ड्यू टू सबमर्जेंस इन वाटर। यस, नहीं, डिक्रीज होता है, आपको अभी बताया मैंने। जैसे जैसे सेचुरेट करेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन सबमर्ज कर देंगे तो वो घट जाएगा। अंडर वाटर में जो होता है यूनिट वेट डिक्रीज हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा, से भी नहीं होगा। तो डी देखते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिक्रीज ड्यू टू सबमर्जेंस। यस, सबमर्जेंस से यूनिट वेट क्या होता है? डिक्रीज होता है। सो सी इज द डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 249। नाउ क्वेश्चन नंबर 250। क्वेश्चन नंबर 250, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट मतलब सी यू, है ना। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट मतलब सी यू। तो सी यू की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, नो। ऑलवेज इक्वल टू 1, नो। इक्वल टू और लेस देन 1, नो। इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, यस। सी यू की वैल्यू 1 हो सकता है या 1 से ज़्यादा होता है। वेल ग्रेडेड ग्रेवल है
तो क्या होता है ग्रेटर देन 4 होता है सी यू की वैल्यू, सेंड है तो ग्रेटर देन 6 होता है ना, ग्रेटर देन 6 होता है सी यू की वैल्यू। ठीक है, अगर ये सेंड के केस में, सेंड के केस में ग्रेटर, ये ग्रेवल के केस में, तो सी यू 1 हो सकता है और 1 से ज़्यादा होगा, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। डी इज़ द करेक्ट आंसर। सी यू की वैल्यू क्या होता है, D60/D10, ये होता है सी यू की फार्मूला, D60/D10। D60 क्या है कि पार्टिकल का साइज के हिसाब से, D10 है द इफेक्टिव साइज ऑफ द soil particle. Okay, so D60/D10 is the Cu, and Cu is equal to 1 or greater than 1. So question number 250 का D is the correct answer। ये था आज का वीडियो का टोटल 50 क्वेश्चन। तो अब तक हम लोगों ने 250 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। लास्ट 50 क्वेश्चन बचा है, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो लाइक कीजिए, और कहीं पे कोई क्वेश्चन में आपको एरर लग रहा है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, यू कैन आस्क मी एनीथिंग ऑन द कमेंट सेक्शन। Okay, bye bye।